हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन इतिहास की आज 6th वीडियो पढ़ेंगे। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल कि जब गुप्त वंश का पतन हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन सी शक्ति जो है शासन करती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसमें जो है मैत्रक है जिसने शासन वल्लभी पे किया, मोखरी कन्नौज पुष्यमित्र भूति जो है थानेश्वर पे, परवर्ती गुप्त जो है मगध पे, चंद्रगौड़ बंगाल पे। बाद में इन सभी शक्तियों का एकीकरण हो जाता है। उसमें हम अभी बताते हैं किस तरीके से इनका एकीकरण होता है। तो जिन्होंने वल्लभी पे शासन किया वो भट्टार्क, घरसेन, दुर्गसेन फर्स्ट, घरनपट्टम, घुसेन, शिलादित्य फर्स्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट है इतना ज़्यादा। इन पे कुछ शासक हैं जो इसमें याद रखने वाले हैं, जैसे हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और देवगुप्त हुआ, शशांक हुआ। ये शासक कुछ याद रखने वाले हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है कि पुष्यभूति वर्धन वंश का अन्य वंश से संबंध किस प्रकार से था। ये पीसीएस में 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पुष्यभूति वर्धन जो है जिसका संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, पुष्यभूति वर्धन हो गया, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। उसके बाद आया प्रभाकर वर्धन, इसका पुत्र प्रभाकर वर्धन हुआ और उसके जो थे वो 3 बच्चे थे। एक पुत्र राज्यवर्धन था, दूसरा पुत्र हर्षवर्धन था और एक पुत्री थी उसकी राजश्री। तो इससे हम आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले क्या हुआ कि राजश्री जो था उसका विवाह किससे हुआ, गृहवर्मा से हुआ। गृहवर्मा को किसका शासक था, गृहवर्मा था मोखरी वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा। तो मोखरी वंश का संबंध पुष्यभूति वर्धन से हो गया, तो राजश्री का विवाह हो गया गृहवर्मा से। यहाँ पे हमने नीचे भी एक्सप्लेन किया हुआ है समझने के लिए। फिर उसके बाद देवगुप्त ने जो है गृहवर्मा को मार डाला। तो जो राजश्री था उसका विवाह किससे हो गया था, पहला स्टेप ये हो गया। फिर इसकी हत्या कर दी देवगुप्त ने। देवगुप्त कौन से वंश का शासक था, तो देवगुप्त था तुम्हारा परवर्ती गुप्त का। तो तीसरे वंश का संबंध भी यहाँ से होने लगा। फिर देवगुप्त ने जब गृहवर्मा की हत्या कर दी तो उसके बाद जो राज्यवर्धन राजश्री का भाई था उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। तो जब देवगुप्त की हत्या कर दी किसने, राज्यवर्धन ने, क्योंकि राज्यवर्धन की जो बहन थी उसके पति गृहवर्मा को देवगुप्त ने मार दिया था। तो उसका बदला लेने के लिए उसके भाई ने देवगुप्त को मार दिया। फिर उसके बाद शशांक जो देवगुप्त का मित्र था, तो शशांक कौन था, देवगुप्त का मित्र था ये शशांक, किसका, देवगुप्त का। इसने अपने मित्र का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो चौथे वंश जो था बंगाल पे जो शशांक शासन कर रहा था, चंद्रगौड़ वंश, उसका भी संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से इस प्रकार हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जब हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन को शशांक ने मार दिया तो हर्षवर्धन ने अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक की हत्या कर दी। तो शशांक की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन से किया। तो ध्रुवसेन कौन से वंश का था, तो ये था मैत्रक वंश का। ध्रुवसेन जो था मैत्रक वंश का था। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं हम बहुत अच्छे से। पुष्यभूति जो वंश था उसकी स्थापना पुष्यभूति ने की। उसके 3 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, पुष्यभूति का जो बेटा था वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, एक पुत्री थी उसकी राजश्री। तो राजश्री का विवाह किससे होता है, राजश्री का विवाह होता है गृहवर्मा से होता है विवाह। उसके बाद जो है देवगुप्त जो है ये गृहवर्मा की हत्या कर देता है। जब गृहवर्मा की हत्या हो जाती है तो जो राजश्री का भाई है ये राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को मार देता है। तो जब देवगुप्त को मार देता है तो देवगुप्त का एक मित्र है शशांक अपने मित्र का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। फिर राज्यवर्धन का जो भाई है अपने भाई का बदला लेने के लिए शशांक को मार देता है। और लास्ट में हर्षवर्धन जो है अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है, ध्रुवसेन फर्स्ट से। तो 5 वंश जो है लास्ट में एकीकरण इनका हो जाता है और बाद में जो है हर्षवर्धन इस पे शासन करता है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन इसके बाद जब शासन करता है तो 606 ईस्वी में 16 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। शशांक को हराकर इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कश्मीर पर आक्रमण कर भगवान बुद्ध के दांत जो है कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किए।
इसके नाटक की बात करें तो जो हर्षवर्धन के नाटक थे वो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जो है नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन के नाटक है, इंपॉर्टेंट है, संस्कृत भाषा में है। उपाधि की बात करें तो उपाधि भी पूछी जाती है। परम भट्टार्क, महाराजा धीराज, सकलोत्पथेश्वर जो है ये पूछी गई है एग्जाम में। चक्रवर्ती हो गई, सार्वभौम, परमेश्वर, परम माहेश्वर, शिलादित्य जो हुएनसांग ने कहा था हर्षवर्धन को, किसको? शिलादित्य कहा था हर्षवर्धन को हुएनसांग ने। हुएनसांग कौन था? हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, एक चीनी यात्री था। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था, किसने? हुएनसांग ने जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। इसके आने का जो समय है वो 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने तथा बोध संग्रह करने आया था। इसका ग्रंथ है सीयूकी नाम से जाना जाता है और इसका संबंध जो है उत्तराखंड के इतिहास से भी है। इसने उत्तराखंड में भी हरिद्वार और गंगा नदी का भी वर्णन अपने उसमें ग्रंथ में किया है। उपाधियों की बात करें तो हुएनसांग को जो है यात्रियों को राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, नीतिका पंडित कहा जाता है। भारतीय समाज को 4 वर्णों में इसने विभक्त किया। ब्राह्मण सर्वोच्च थे और शूद्रों को जो है किसान कहा जाता था। भारतीय दांतों पर जो है काला निशान तथा कानों में कुंडल पहनते थे। तो ये हुएनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन भारतीयों का किया है। ऐहोल प्रशस्ति लेख जो था इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय हर्ष को हरा देता है नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। धार्मिक सभा की बात करें तो कन्नौज एवं प्रयागराज में 2 विशाल धार्मिक सभा का आयोजन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं 2 स्थानीय, कन्नौज एवं प्रयाग। कुंभ मेले की शुरुआत भी हर्षवर्धन ने की थी। हुएनसांग से मिलने पर हर्ष ने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया। तो पूछा जाता है कि हुएनसांग से मिलने के बाद कौन से धर्म को जो है हर्षवर्धन ने आश्रय दिया था? तो वो बौद्ध धर्म की जो एक महायान शाखा थी उसको आश्रय दिया था। अब हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात कर लें तो बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। मयूर, जिसने सूर्य शतक की रचना की है। प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में एक समारोह होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। हुएनसांग 6वें समारोह में शामिल हुआ था। तो कहाँ पे होता था ये? प्रयागराज में 5वें वर्ष समारोह होता था। आगे देखते हैं, प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में जो है राष्ट्र सबसे बड़ा होता था, उसके बाद भुक्ति में बढ़ जाता था जिसे प्रांत कहा जाता था, इसका शासक उपरिक्त चलाता था। उसके बाद विषय में बढ़ जाता था, इसका शासक विषयपति चलाता था। उसके बाद ग्राम में जिसे ग्रामस्फटिक चलाता था। सेना की बात करें तो हुएनसांग ने चतुरंगी कहा, पैदल, घुड़सवार, रथ, हाथी जो है इस प्रकार की सेना थी हुएनसांग के पास। हुएनसांग ने मतलब उसका वर्णन किया। मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री सचिव या अमात्य कहलाता था। विदेश सचिव महासंधि विग्रह कहलाता था। सम्राट जो है वो न्याय विभाग का प्रमुख होता था। कृषि की बात करें तो सर्वाधिक आय भूमि से प्राप्त होती थी, 1/6 भाग इस पे कर लगाया जाता था। भोगी कौन होता था? तो कर वसूलने वाले को भोगी कहा जाता था और पुस्तपाल, जमीन का हिसाब रखने वाले को पुस्तपाल कहा जाता था। सिंचाई का साधन क्या था? तो सिंचाई का साधन तुला यंत्र था। सूती वस्त्रों का निर्माण मथुरा में होता था। पुलिसकर्मी जो है उसे चाट या भाट कहा जाता था। भंडी प्रधान सचिव हो गया। सिंहनाद प्रधान सेनापति। कुंतल अश्वसेना का प्रधान। स्कंदगुप्त जो है गज सेना का प्रमुख कहलाता था। 647 ईस्वी में हर्ष का उत्तराधिकारी नहीं था कोई भी, तो मृत्यु के बाद अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। तो हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके बाद अलग अलग जो है हिस्से में जो है शासन करने वालों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बंगाल का पाल वंश हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बंगाल का पाल वंश जो है इसका संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी क्या थी? मुंगेर थी। बंगाल में किस किस शासक ने शासन किया? तो वो था गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल और रामपाल। रामपाल जो इसका अंतिम शासक था। गोपाल की बात करें तो इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और उत्तरापद स्वामी उपाधि धारण की इसने। सोइठल जो एक गुजराती कवि था उसने ये उपाधि दी थी। त्रिपक्षीय युद्ध में सर्वप्रथम जो है धर्मपाल ने भाग लिया था। सोमपुर महाबिहार बांग्लादेश में स्थापित है ये, उसकी स्थापना की। देवपाल की बात करें तो एक अरब यात्री सुलेमान इसके का शासनकाल में आया था। ओदंतपुरी बौद्ध मठ का निर्माण जो है देवपाल ने कराया। महिपाल प्रथम की बात करें तो पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। रामपाल कैवर्तों का विद्रोह और ये अंतिम शासक था रामपाल पाल वंश का।
पतन के बाद बंगाल पर सेन वंश की स्थापना हो जाती है। इसके लिए सबसे पहली वाली जो वीडियो इतिहास की हमने बनाई है उसको आप अच्छे से देखें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो सारे जो राजा हैं उन्होंने किस किस क्रम से शासन किया, जो वंश हैं सारे उन्होंने किस किस क्रम से शासन किया। तो बंगाल का सेन वंश पढ़ लेते हैं अब, क्योंकि पाल वंश के बाद जो है बंगाल पर सेन वंश ने शासन किया। तो इसका संस्थापक सामंत सेन था, जिसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। इसके शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। विजय सेन की बात करें तो हर्ष कवि ने इसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना की। किसने? हर्ष कवि ने। तो इसका जो कवि था वो हर्ष कवि था। शैव धर्म का अनुयायी था ये। उपाधि इसकी परमेश्वर परम भट्टार को महाराज धीराज थी। बल्लाल सेन जो है दान सागर ग्रंथ की रचना की बल्लाल सेन ने। अद्भुत सागर रचना पूर्ण थी इसकी। जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित किया। गोदेश्वर तथा निशंकर की उपाधि इसने धारण की थी। लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण बती लखनौती की स्थापना हुई, जो इसकी राजधानी भी थी। गढ़वाल शासक जयचंद को इसने पराजित किया था लक्ष्मण सेन ने। प्रथम राजवंश था ये अपना हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो लक्ष्मण सेन के समय जो है हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण हुआ था, ये पहला राजवंश था। बख्तियार खिलजी ने राजधानी लखनौती पर आक्रमण किया। इसका वर्णन मिन्नाज ने तबाकात ए नासरी में किया। तो ये पुस्तक भी पूछी जाती है। तबाकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? तो मिन्नाज की है। और ये किससे संबंधित है? तो ये जो है सेन वंश से संबंधित है, जो बंगाल पे शासन कर रहा था। ये अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो तबाकात ए नासरी किसकी है? मिन्हाज की पुस्तक है। और ये बंगाल पर जो शासन कर रहा था सेन वंश, उससे संबंधित है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण का वर्णन इसमें है मिलता है। आगे देखते हैं, जो लक्ष्मण सेन है इसने अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना की। बल्लाल सेन उसको पूरा नहीं कर पाया। बल्लाल सेन पूरा नहीं कर पाया तो उसको पूरा किया लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन ने उसको पूरा किया था, किसको? अद्भुत सागर ग्रंथ को। लक्ष्मण संवत का इसने प्रचलन किया अपने नाम से ही। इसके सभा में जो है लेखक कौन कौन थे? तो जयदेव गीत गोविंद का लेखक था। धोई जो है वो पवन दूत का। हलायुद्ध जो है वो ब्राह्मण सर्वस्व का लेखक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद जो है मुस्लिम शासक इस पे हो जाते हैं। तो कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर पर किस किसने शासन किया? तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने यहाँ पे शासन किया। जानकारी जो है कल्लड़ की राजतरंगड़ी से मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगड़ी से जो है जानकारी मिलती है। और उत्तराखंड के दृष्टि से देखा है तो गढ़वाल पर जो है ललितादित्य द्वारा जो आक्रमण है उसकी जानकारी भी हमें राजतरंगड़ी से मिलती है। कारकोट वंश में जो है दुर्लभ वर्धन इसका संस्थापक हुआ। हुएन ने कश्मीर की यात्रा इसी के समय की थी। दुर्लभक जो है कल्हड़ ने क्रूर शासक कहा उसको। ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है कश्मीर में मार्तंड मंदिर, मुक्तापीड़ गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की दृष्टि से। जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है इसने जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया था। इसका उल्लेख हमें मिलता है राजतरंगड़ी से। जयापीठ इसका अंतिम शासक था। उत्पल वंश की बात करें तो अंतिम अवंती वर्मन जो है अवंतीपुर नगर बसाया इसने और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। रानी दिद्धा जो है इसकी महत्वपूर्ण शासिका थी। तो ये उत्पल वंश था। उसके बाद हम लोहार वंश के बारे में भी पढ़ लेंगे अगली वीडियो में। उसके बाद जो दक्षिण भारत के चेर चोल पांड्य राज्य हैं वो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद एक वीडियो बनेगी सिर्फ। उसके बाद पूरा प्राचीन इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत कराएंगे। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स कराएंगे, जो आने वाले प्री एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के जो इससे पहले की 5 वीडियो है वो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और एक सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।